चलिए तो स्टार्ट करते हैं चैप्टर। देखेंगे सबसे पहले द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप। बात करेंगे सबसे पहले नेशनलिज्म की। नेशनलिज्म क्या होता है? नेशनलिज्म का मतलब राष्ट्रवाद हिंदी में। सर ये तो बिल्कुल भी समझ में नहीं आया, कोई बात नहीं। राष्ट्रवाद या बहुत इजी लैंग्वेज में आप इसे समझो, इसका मतलब होता है देशभक्ति। अच्छा, राइज का मतलब तो समझ जाएंगे, किसी चीज का उदय होना। द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप, यानी कि यूरोप में नेशनलिज्म का राइज किस तरीके से हुआ, इस चीज के बारे में हम पढ़ने वाले हैं। बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है। फ्रेंच रेवोल्यूशन पढ़ा है ना? अच्छे से पढ़ा होगा। इंटरेस्टिंग चैप्टर था। लुइस 16 एक राजा था, फ्रांस का राजा। फ्रांस एक कंट्री है यूरोप की, और यूरोप है कॉन्टिनेंट, है ना? टोटल कॉन्टिनेंट कितने हैं? 7। बहुत ही बढ़िया, 7 कॉन्टिनेंट्स। नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, यूरोप, एशिया, अफ्रीका एंड ऑस्ट्रेलिया। ठीक, तो हमें जिस चीज के बारे में बात करनी है वो है यूरोप। यूरोप में सबसे मेजर मेजर इवेंट हुए हैं सर। वर्ल्ड वॉर 1 कहां लड़ा गया? यूरोप में। और वर्ल्ड वॉर 2 वो भी यूरोप में, है ना? हाँ बिल्कुल सर। ठीक है, तो चलिए बात करेंगे। यूरोप की लोकेशन आपको लगभग पता चल गई होगी कि किस जगह पे है। अब बात करेंगे, यूरोप को थोड़ा बड़ा करके देख लें। आपने बहुत सारी कंट्रीज के बारे में सुन रखा होगा, है ना? इन सब का नाम आप जानते हैं। देखना कौन कौन सी। पुर्तगाल, स्पेन, फ्रांस का नाम सुना है ना? जर्मनी का नाम सुना है? ठीक बात है। इटली, स्विट्जरलैंड घूमने वाली जगह है ना? अच्छा, उसके बाद में ऑस्ट्रिया का नाम सुना है, पोलैंड का नाम सुना है। इन सारी चीजों का नाम आपने सुन रखा है। ये सारी क्या है? यूरोप की कंट्रीज है, और हमें इन सबको क्या करना है? याद रखना है। ठीक बात है। हमारी कहानी जो शुरू होगी वो कहां से होगी बेटा? फ्रांस से, क्योंकि लास्ट क्लास में जहां हमने चैप्टर छोड़ दिया था, नेपोलियन बोनापार्ट का राइज होने वाला था, याद है? 1804 से कितना, 1815 तक नेपोलियन ने रूल किया था, राइट? तो चलिए एक बार के लिए फ्रेंच रेवोल्यूशन का एक ब्रीफ ले लेंगे। 1774 में लुइस 16 राजा बनता है। कहां का? फ्रांस का। फ्रांस का राजा बनता है। लुइस 16 जब राजा बनता है सर, तो ठीक है, 20 इयर्स की एज थी उसकी, और राज अच्छे से चल रहा था। और फ्रांस की जो सोसाइटी थी वो 3 पार्टीशन में डिवाइडेड थी। कौन कौन से? क्लर्जी, नोबिलिटी एंड पीजेंट। क्लर्जी में कौन आते थे? चर्च पीपल, ये होते थे नोबल्स, और ये होते थे। लेकिन इन्हें पीजेंट इसलिए कहा गया क्योंकि यहां पर पीजेंट सबसे ज्यादा हुआ करते थे। अब उस टाइम पीरियड में जो सबसे ज्यादा रूल करने वाले लोग थे वो कौन थे? क्लर्जी और नोबिलिटी, यानी कि चर्च और नोबल लोग जो थे वो क्या करते थे? फ्रांस पे रूल करते थे। इनके पास में बहुत सारी प्रॉपर्टीज हुआ करती थी, और पीजेंट इन्हें टैक्स वगैरह दिया करते थे। अच्छा, अब धीरे धीरे समय निकलता जाता है, और वहां की पब्लिक जो थी, हम पढ़ते हैं कुछ फिलोसोफर्स के बारे में पढ़ते हैं, जीन जैक रूसो हो गया, मोंटेस्क्यू हो गया, जॉन लॉक हो गया, ठीक है? इनकी कुछ ऐसी प्रिंटिंग बुक्स निकलती है, प्रिंट होती है, और जिससे लोगों में क्या होता है? एक नई चेतना आती है, जागरूकता आती है, एक एनलाइटनमेंट होता है। और उस एनलाइटनमेंट के थ्रू सारे लोग जो भी थे फ्रांस के, वो बहुत सारी थ्योरीज जो पहले चला करती थी, जो हमने 9th में पहले ही पढ़ रखी है, उन सबको क्या करने लग जाते हैं? डिनाई करने लग जाते हैं। अच्छा, उस डिनाइल के बाद में कहा जाता है कि सबको इक्वल राइट्स मिलने चाहिए, सब बराबर है सर, सारे लोग बराबर है। और फ्रेंच रेवोल्यूशन होता है सर 1789 में फ्रेंच रेवोल्यूशन होता है। ठीक है, तो ये सारी चीजें हमने अब तक पढ़ रखी है। फिर जेकोबिन क्लब आता है, और द रेंग ऑफ टेरर करके एक टॉपिक है आपका 9th में, वो चीज भी हमने पढ़ ली। अब जो हमारी कहानी शुरू होती है वो इससे आगे की कहानी। यहां तक सबको क्लियर है? एक बार के लिए फ्रेंच रेवोल्यूशन सारा दिमाग में आ गया। मैक्सिमिलियन रोबेस्पियर होता है, वो लुइस 16 को फिर क्या करवा, गिलोटिन करवा लेता है। लास्ट में खैर वो भी खुद भी हो जाता है गिलोटिन, उसे भी करवा दिया जाता है, राइट? अच्छा, उसके बाद में 5 लोगों की एक डायरेक्टरी बनती है, राइट? और डायरेक्टरी में क्या होता है? 5 लोग होते हैं, और ये पांचों में आपस में ठीक से बनती नहीं है। तभी 1799 में नेपोलियन बोनापार्ट रूल करने लग जाता है, अपनी पावर बढ़ाने लग जाता है।
और 1804 में वो डिक्लेयर कर लेता है कि आई एम द डिक्टेटर ऑफ फ्रांस। ठीक है, तो यही कुछ कहानी हम पढ़ने वाले हैं। एक बार के लिए हम कुछ छोटी मोटी चीजें समझ लेते हैं नेपोलियन बोनापार्ट के बारे में। नेपोलियन बोनापार्ट 1799 में रूल करने लग जाता है। ठीक है, मेजर रूल जो है उसका, जब उसने खुद को अनाउंस कर लिया था कि आई एम द डिक्टेटर ऑफ फ्रांस, वो था 1804। और 1804 में नेपोलियन बोनापार्ट ने आते ही और सबसे बड़ी जो चीज करी थी वो थी, एक किताब लिखी थी उसने, और उस किताब का नाम था द सिविल कोड। क्या नाम था? द सिविल कोड। और उसे एक और नाम से जाना जाता है, उसका नाम है द कोड नेपोलियन। द कोड नेपोलियन या नेपोलियनिक कोड, द कोड नेपोलियन, सिविल कोड ऑफ 1804। ठीक बात है, अब समझने की कोशिश करें। इस किताब में नेपोलियन बोनापार्ट ने ये जो सिस्टम था ना, क्लर्जी, नोबिलिटी और पीजेंट, इसे हम फ्यूडल सिस्टम कहते थे या एस्टेट सिस्टम भी कहते थे, राइट, इसे वो खत्म कर देता है। ये सारे लोग क्या हैं? इक्वल हैं। अच्छा, फ्रांस के लोगों को तो चाहिए यही था सबसे पहले, राइट, तो फ्रांस के लोग हो जाते हैं बहुत ज्यादा खुश। उसके बाद में नेपोलियन की जो गवर्नमेंट थी वो अच्छे से रूल कर रही थी। 1815 में क्या होता है कि नेपोलियन बोनापार्ट के अगेंस्ट में फ्रांस के आसपास के जो बहुत सारी कंट्रीज होती है, इन लोगों को परेशानी होने लग जाती है। क्या रीजन क्या रहा परेशान होने का? क्यों? क्योंकि नेपोलियन बोनापार्ट ने अगर फ्यूडल सिस्टम को खत्म कर दिया, ठीक है, लेकिन फ्रांस के बाकी पार्ट में तो फ्यूडल सिस्टम चल रहा था, राइट। अच्छा, अब एक बात बताओ आपके पास वाली क्लास जब गेम्स में चली जाती है और आप गेम्स में नहीं जा पाते तो दिल दुखता है, राइट। तो यहां वाले जो लोग थे उनको फ्रीडम मिल रही थी जो नेपोलियन के अंडर में थे, और वो लोग जो कि फ्यूडल सिस्टम के अंडर में चल रहे थे दुखी थे। तो क्या ये लोग नहीं चाहेंगे कि नेपोलियन यार आओ हमारे राजा को मारो और मैं भी यार फ्री कर दो? करेंगे ऐसा? पलक, क्या लगता है बेटा हिमांशु? सही है। तो यहां के जो लोग थे इनवाइट करने लग गए कि सर आओ मारो राजा को और जीत लो इस देश को, और हमें भी फ्यूडल सिस्टम हमारा भी जो है वो क्या कर दो, एबोलिश कर दो। नेपोलियन बोनापार्ट ऐसे ही करता है। नेपोलियन बोनापार्ट का एम था कि उसको ऑल ओवर यूरोप को जीतना है। नेपोलियन बोनापार्ट निकल पड़ता है सर अपनी आर्मी को लेके, और स्टार्टिंग में क्या होता है कि अलग अलग जगहों पे जब भी नेपोलियन की आर्मी जा रही थी तो वहां पे उसका वेलकम किया जा रहा था। क्या आइए सर, आइए आइए, नेपोलियन जीत रहा है वहां पे, सब जगह पे क्या कर रहा है, फ्यूडल सिस्टम को एबोलिश कर रहा है। लेकिन नेपोलियन का एम था कि ऑल ओवर यूरोप को उसे क्या करना है, अपने हाथ में लेना है। अब जब अगर पूरे इसको यूरोप को हाथ में लेना होगा तो एक चीज बताओ, उसमें पैसे की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि आर्मी के साथ ही तो जीता जाएगा ना। ऐसा थोड़ी है कि फ्रांस का पोलैंड में जाके बोल देगा नेपोलियन की सर ये पोलैंड आज से मुझे दे दो और मिल जाएगा। ऐसा तो नहीं होने वाला, नहीं होने वाला, ऐसा होता भी नहीं है। नेपोलियन बोनापार्ट अपनी आर्मी लेकर जाता है और अलग अलग जगहों पर रूल करने लगता है, जीतने लगता है, और आर्मी के लिए चाहिए होता है पैसा। और पैसा कहां से आएगा? राजा सुबह सुबह ऑफिस जाता है क्या? डिक्टेटर नहीं, टैक्स। वेरी गुड, टैक्स कलेक्ट करता है सर राजा। वो कहीं ऑफिस नहीं जाता कि सैलरी आएगी महीने से महीने, नहीं 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 नहीं, टैक्स कलेक्ट करना पड़ेगा। और टैक्स कौन देगा? नहीं, अभी तो सारे लोग देंगे, पीजेंट ही नहीं, अब तो सारे लोग देंगे। क्लर्जी को भी देना पड़ेगा, नोबिलिटी को भी देना पड़ेगा, पीजेंट को भी देना पड़ेगा। तो पीपल, लोग जो है, लोग टैक्स देंगे सर। अच्छा, लोग टैक्स देंगे सर। अब क्या हुआ कि यूरोप को जीतना है तो टैक्स से छोटा मोटा टैक्स से काम नहीं चलने वाला सर, टैक्स चाहिएगा बहुत ज्यादा। नेपोलियन बोनापार्ट ने बहुत सारा टैक्स कलेक्ट करना स्टार्ट किया, तो फ्यूडल सिस्टम खत्म हो गया, बहुत ही बेस्ट था सभी लोगों के लिए। लेकिन सबसे बड़ी दिक्कत कहां आ गई? जब टैक्सेस बहुत ज्यादा पे करने पड़ रहे थे। अच्छा, 1804 की जो बुक थी उसमें और भी बहुत सारे शानदार शानदार चीजें हुई थी, बहुत सारी बढ़िया बढ़िया चीजें हुई थी, लेकिन एक टैक्स को हम अभी लेके चल रहे हैं थोड़ा स्टोरी आगे बढ़ाने के लिए। ठीक बात है। टैक्स की वजह से पब्लिक जो थी वो बहुत ज्यादा परेशान होने लग गई, और यहाँ के स्टेट के जो किंग थे, आसपास के स्टेट के जो राजा लोग थे, इन राजा लोगों को दिक्कत होने लग गई कि अगर ये हमारे यहां पर आ गया नेपोलियन, तो हमारे यहां जो फ्यूडल सिस्टम है इसे भी खत्म कर देगा, और जो हमारे इतने टाइम से जो हमारी एक डिग्निटी मेंटेन है और हम जिस तरीके से ट्रीट कर रहे हैं लोगों को, वो सारी चीज क्या हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। ये सारे लोग 1815 में, कब बेटा? 1815 का ईयर था। ये सारे लोग आपस में मिलकर, अच्छा, ये इन सारे लोगों को, क्लर्जी, नोबिलिटी, किंग, इन सभी लोगों को कहा जाता था कंजर्वेटिव रिजाइम। कंजर्वेटिव मतलब जो थोड़ा
छोटा सोचते हैं, राइट? या फिर पुराने जो ख्यालातों के हैं, ये वाली चीज हम कह लें, है ना, ऑर्थोडॉक्स टाइप की जिनकी थॉट प्रोसेस है। अब क्या होता है सर, 1815 में ये सारे लोग कंजर्वेटिव रिजाइम्स जो हैं, ये सारी स्टेट्स जो हैं इकट्ठी हो जाती है और एक साथ मिलकर नेपोलियन बोनापार्ट के ऊपर हमला कर देती है सर। और ये था बैटल ऑफ वाटरलू 1815। क्या लगता है, नेपोलियन हारा होगा या जीता होगा? जीता होगा, क्रिश कह रहा है जीता होगा, लेकिन वाकई में ऐसा नहीं हुआ था। वास्तव में जो चीज थी सर वो ये थी कि नेपोलियन बोनापार्ट हार जाता है। नेपोलियन बोनापार्ट हार गया सर। अच्छा, अब जब हार जाएगा वो आदमी, तो सर कोई ना कोई, अच्छा जब एक राजा दूसरे राजा से लड़ता है और जो हार गया उसके साथ में फिर ट्रीटी की जाती है ना, एक संधि होती है, कुछ शर्तें थोपी जाती है ना। नेपोलियन बोनापार्ट के साथ यही हुआ सर। नेपोलियन बोनापार्ट को बोला कि सबसे पहले तो तुम आज से कोई डिक्टेटर विक्टेटर नहीं हो। दूसरी चीज, जितनी टेरिटरीज, अच्छा ये ट्रीटी जो थी इसको कहा जाता है ट्रीटी ऑफ वियना। ऑस्ट्रिया करके ये जगह है बेटा, ऑस्ट्रिया कहां, लुई 16 का ससुराल है ना, ससुराली तो था उसका, मेरी एंटोइनेट। एंटोइनेट पता नहीं, अलग अलग प्रोनाउंसिएशन उसके बहुत सारे हो सकते हैं, फ्रेंच ऑस्ट्रियन लैंग्वेज का वर्ड है, छोड़ो उसको, कोई टेंशन वाली। अपन मेरी एंटोइनेट कहते हैं। मेरी एंटोइनेट को क्या होता है सर, यहां पर, अच्छा यहां उसका पीहर था, लुई 16 का ससुराल, तो यहां पर ससुराल में रखी जाती है एक ट्रीटी। और इस ट्रीटी में सारी जो टेरिटरीज थी जो नेपोलियन बोनापार्ट ने कॉन्कर कर ली थी, उस सारी की सारी, किस तरीके से मिटेगा भाई, हाँ, तो सारी की सारी जितनी भी जीती हुई टेरिटरी थी, उस टेरिटरी को क्या किया जाता है, फिर से उन राजाओं को दे दिया जाता है जिन राजाओं की वो पहले हुआ करती थी, राइट। दूसरी चीज, फ्रांस में 18, फ्रेंच रेवोल्यूशन कब हुआ था, 1789 में हुआ था, राइट। अच्छा, 1789 के बाद में रेवोल्यूशन जब होता है और लुई 16 को हटा दिया जाता है, जो कि बर्बन डायनेस्टी का एक राजा था, उसको जब हटा दिया गया, उसके बाद नेपोलियन वगैरह आ गए थे, तो एक बात बताओ, उसके कुछ वंशज जो थे वो तो रहे होंगे ना वहां पे, लुई 16 के। बर्बन डायनेस्टी को फिर से इंपोज किया जाता है, ठीक है, और रिस्टोर किया जाता है किसको सर, मोनार्की को, मोनार्की को। और यहां पर बर्बन डायनेस्टी, जिसके पीछे सारा का सारा फ्रेंच रेवोल्यूशन हुआ, इतने सारे लोग मारे गए, वही मोनार्की, वही बर्बन डायनेस्टी फिर से रिस्टोर कर दी जाती है, कहां पर, फ्रांस में। तो बताओ उस इतनी सारी लड़ाई का कोई मतलब निकला क्या, निकला, लोगों में ये चीज आ गई कि बदला जा सकता है सिस्टम। सिस्टम बदलना इम्पॉसिबल तो बिल्कुल भी नहीं है, सिस्टम को बदला जा सकता है सर, और सिस्टम को चेंज करना सिस्टम ठीक बात है। तो मोनार्की को, अच्छा ठीक बात है। अब इस चैप्टर में जो हम मेजर चीजें पढ़ने वाले हैं, है ना, वो क्या क्या है ये हम देखेंगे, ठीक बात है। चलिए देखते हैं। आज जो आपको ये कंट्रीज दिख रही है ना, जिस शेप में दिख रही है, अच्छा फ्रांस दिख रहा है भाई, जर्मनी, इटली, ये यूनाइटेड किंगडम नजर आ रहा है ठीक से, ठीक बात है। ये चीज हमें ध्यान रखनी है, ये चीज ध्यान रखनी है, जर्मनी याद रखना है, इटली याद रखना है, पोलैंड याद रखना है और ग्रीस याद रखना है। इन चीजों को याद रख लोगे, ठीक बात है। ये कंट्रीज आज जिस शेप में आपको दिख रही है, क्या लगता है बहुत पहले भी इस शेप में रही होगी क्या, नहीं। तो सर ये इस शेप में आई कैसे, और ये आज इसी शेप में क्यों है, इसकी भी तो कुछ हिस्ट्री होगी। बिल्कुल है सर, इंडिया की भी तो एक वो है ना, अब हम मैप, हमारे पास मैप होता है, हम देखते हैं कि हाँ इंडिया इस तरीके से बना हुआ है, राइट। और इस सारी जो ये टेरिटरी है इंडिया की या किसी भी कंट्री की, उसमें कॉमन कल्चर है ना, कॉमन आइडेंटिटी, कॉमन हिस्ट्री शेयर की जाती है। भाई महाराणा प्रताप तुम्हारे लिए जो है वही हमारे लिए भी है ना, ऐसा तो नहीं है कि भाई नहीं यार महाराणा प्रताप मेरे तो समझ में नहीं आता है, नहीं नहीं ऐसा नहीं है सर, वो तुम्हारे लिए भी सम्माननीय है और मेरे लिए भी सम्माननीय है, इक्वल है। अच्छा किसी और स्टेट के उस आदमी से जाके पूछ लोगे तो उसके लिए भी रिस्पेक्टेड वो है, राइट। तो हिस्ट्री हमारी क्या हुई, सेम हुई। होली हम सब मनाते हैं, दिवाली हम सब मनाते हैं, ये क्या है, कल्चर का पार्ट है। लैंग्वेज हमारी हिंदी हो गई या हमारी जो वर्नाकुलर या रूरल जो भी हमारी स्थानीय भाषाएं हैं वो हम बोलते हैं, राइट। तो वो सिमिलर है, सेम है, कहीं ना कहीं हम एक कॉमन आइडेंटिटी फॉलो कर रहे हैं। तिरंगे को देख के किसी को ऐसा तो नहीं लगता कि अरे यार ये क्या है, नहीं लगता ना। हमेशा प्राउड की फीलिंग आती है ना सभी लोगों को, सभी इंडियंस को, कम से कम इंडियंस को तो आएगी ही आएगी ना।
ठीक बात है। तो ये क्यों होता है, एक बात समझना, यही चीज हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। तो आज जिस आपको ये जिस शेप में दिख रहे हैं मैप, पहले ये उसमें नहीं हुआ करते थे। ड्यूरिंग 19th सेंचुरी नेशनलिज्म इमर्ज्ड एज अ फोर्स व्हिच चेंज्ड द पॉलिटिकल एंड मेंटल वर्ल्ड ऑफ यूरोप। इन 19th सेंचुरी की शुरुआत में क्या होता है, नेशनलिज्म की स्टार्टिंग, नेशनलिज्म इमर्ज होता है सर, कहां, यूरोप में, एज अ फोर्स विच चेंज द पॉलिटिकल एंड मेंटल वर्ल्ड, जो कि पॉलिटिकल और मेंटल वर्ल्ड, पॉलिटिकल यानी कि जितना भी राजनीतिक तरीके से यूरोप चल रहा था वो, और यूरोप के लोगों की जो सोचने की शक्ति थी या जो जितनी समझ थी, उन इन दो चीजों में बहुत ज्यादा चेंजेस आते हैं। ठीक है सर, नेशन स्टेट होता क्या सर, ये तो बताओ सबसे पहले। ठीक है, मेंटल वर्ल्ड ऑफ यूरोप एंड द एंड रिजल्ट वाज नेशन स्टेट। तो नेशन स्टेट होता क्या है, नेशन स्टेट वही है जो अभी हमने देखा, जैसा जर्मनी हमें दिखा, जैसा यूरोप के और अलग जो दूसरी कंट्रीज है वो हमें दिखी। ठीक बात है, क्या होता है ये, एक कंट्री क्या होती है या एक नेशन स्टेट क्या होता है, इस चीज को समझना। क्वेश्चन बनता है सर, 1 नंबर 2 नंबर के क्वेश्चन बन जाते हैं। अ ग्रुप ऑफ पीपल, अ ग्रुप ऑफ पीपल विथ द सेम कल्चर, जिनका कल्चर सेम है, सेम कल्चर, सेम लैंग्वेज, सेम हिस्ट्री, विद द सेम कल्चर, लैंग्वेज एंड हिस्ट्री एक्सेट्रा, हु हैव फॉर्म्ड एन इंडिपेंडेंट कंट्री। और ये सब लोग मिलकर क्या बनाते हैं, एक कंट्री बनाते हैं। ठीक है, इंडिपेंडेंट कंट्री बनाते हैं। जर्मनी है, जर्मन लैंग्वेज बोली जाती होगी, वहां का एक फ्लैग होगा, वहां के लोगों में नेशनलिज्म की फीलिंग होगी, अपने देश के लिए तो होगी ना, राइट, हमें भी इंडिया के लिए है। तो ये चीजें किस तरीके से इमर्ज हुई, ये इस चैप्टर का हम चीजें देखते हैं। लेकिन ये इतनी आसानी से नहीं आई सर, इट वॉज ऑब्टेन्ड थ्रू स्ट्रगल। स्ट्रगल बहुत करना पड़ा इसके पीछे। तो सर अच्छा एक बात बताओ, वो मैप हमने देखा यूरोप का, एक ये रहा यूरोप का मैप, इसमें कंट्रीज क्या ठीक से समझ में आ रही है? अच्छा, इटली को देखोगे तो 7 स्टेट्स में डिवाइडेड था इटली, दिख रहा है, कितने सारे अलग अलग स्टेट्स में डिवाइडेड है। अच्छा, दूसरी बात करेंगे, जर्मनी तो पहचान में नहीं आ रहा भाई, जर्मनी यहां हुआ करता है, पहचान पा रहे हो जर्मनी को? नहीं। तो कुल मिला के कुछ ऐसा सिनेरियो उस टाइम पर हुआ करता था। तो इन मिड 18th सेंचुरी इन यूरोप देयर वर नो नेशन स्टेट्स एज वी नो देम टुडे। 18th सेंचुरी में क्या था सर, मिड 18th सेंचुरी में ये स्टेट्स ऐसे नहीं थे जैसा कि हम अभी थोड़ी देर पहले उस मैप में देख रहे थे, या जैसे आज हैं, ऐसे नहीं थे, तो सर अलग थे। व्हाट वी नो टुडे एज जर्मनी, इटली एंड स्विट्जरलैंड वर डिवाइडेड इनटू किंगडम्स। जैसा कि इसके बारे में बताया ना मैंने, इटली के बारे में, कि अलग अलग 7 स्टेट्स में डिवाइडेड था। जर्मनी भी अलग अलग लोग, कभी फ्रांस इस पर रूल कर रहा है थोड़ा, कभी इंग्लैंड की तरफ से रूल है, कभी पोलैंड की तरफ से रूल है, समझ रहे हो, इस तरीके से। क्योंकि पहले क्या हुआ करता था, राजा महाराजा टेरिटरी हड़प लेते थे ना सर, राइट, ये चीजें हुआ करती थी। तो सर किस तरीके से, हाउ डिड नेशनलिज्म एंड द आइडिया ऑफ द नेशन स्टेट इमर्ज। तो किस तरीके से नेशनलिज्म आया, देशभक्ति की फीलिंग्स इन लोगों में आने लगी, और किस तरीके से नेशन स्टेट बने, ये हम पढ़ते हैं। आइए देख लेते हैं। सबसे फर्स्ट जो टॉपिक है आपका, वो टॉपिक है द फ्रेंच रेवोल्यूशन एंड द आइडिया ऑफ द नेशन। ठीक बात है कि फ्रेंच रेवोल्यूशन जो हुआ था सर, द फ्रेंच रेवोल्यूशन एंड द आइडिया ऑफ द नेशन। फ्रेंच रेवोल्यूशन वो इंसिडेंट था सर जिससे कि एक नेशन का आइडिया आया, एक राष्ट्र का आइडिया आया लोगों को, यार एक स्टेट होना चाहिए जिसमें एक सेम लैंग्वेज बोली जा रही है, सेम कल्चर फॉलो हो रहा है, सेम हिस्ट्री है जिन लोगों की, वो एक साथ हमेशा रहने चाहिए। फ्रेंच रेवोल्यूशन सर, इट वाज स्टार्टेड इन 1789, इसी में हुआ था। बहुत शॉर्ट में पढ़ेंगे, बहुत जल्दी पढ़ेंगे इस चीज को। इट वाज द फर्स्ट क्लियर एक्सप्रेशन ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप। यूरोप में सबसे पहला क्लियर एक्सप्रेशन था नेशनलिज्म का, देशभक्ति की फीलिंग जो है, जो सबसे पहले बड़े लेवल पर अगर वो की गई, एक्सपोज की गई, तो वो फ्रेंच रेवोल्यूशन के टाइम पीरियड में की गई थी। इट एबोलिश्ड मोनार्की, और इसने क्या किया सर, मोनार्की को एबोलिश कर दिया, मोनार्की चाहिए नहीं सर। तो क्या किया था इनने, एक कॉन्स्टिट्यूशन लिख दिया सर, है ना, कॉन्स्टिट्यूशन लिखा था। ठीक बात है, समझिए आगे। तो पावर्स वर ट्रांसफर्ड फ्रॉम मोनार्क टू फ्रेंच सिटीजन, फ्रॉम मोनार्क टू फ्रेंच सिटीजन, लोगों के पास में वो पावर्स आ जाती है। डेमोक्रेसी में क्या होता है, यही तो होता है ना, लोगों के पास में पावर आ जाती है और हम एक लीडर को चूज करते हैं इलेक्शन के थ्रू। ठीक बात है सर। तो समझना, द आइडियाज ऑफ ला पात्रे, यानी कि फादरलैंड, जैसे हम मातृभूमि कहते हैं ना, ठीक है, उनके वहां पर पितृभूमि वाला वो सीन होता है, तो हम मदरलैंड कहते हैं, वो लोग कहते हैं फादरलैंड। एंड ला सितोयन, यानी कि नागरिक होना, किसी जगह का सिटीजन होना। ठीक बात है, ये आइडियाज जो थे एम्फेसाइज होने लगे।
कि भाई इस चीज को थोड़ा एम्फेसाइज करो कि हाँ हम यहाँ के नागरिक हैं, हम इस देश के नागरिक हैं, हम इस कंट्री के सिटीजन हैं, इन चीजों को। अच्छा, इक्वल राइट्स अंडर अ कॉन्स्टिट्यूशन, सभी लोगों को इक्वल राइट मिलने लगे थे कॉन्स्टिट्यूशन में, ठीक है। अ न्यू फ्रेंच फ्लैग द ट्राई कलर वॉज चूजन, इन लोगों ने अपना एक नया फ्लैग चूज कर लिया था। द एस्टेट जनरल वॉज इलेक्टेड, एक एस्टेट जनरल बनाई गई थी जिसमें क्या था, बहुत सारे, मंशु, बहुत सारे लोग हुआ करते थे स्टेट जनरल में, ठीक है, जो कि कॉन्स्टिट्यूशन को बनाना या कंट्री किस तरीके से, कंट्री को ऑपरेट करने के लिए तो कुछ लोग तो चाहिए ना, तो एक पार्लियामेंट टाइप से सिस्टम बनाया गया। न्यू हाइम्स वर कंपोज, नए नए ऐसे हाइम्स बनाए गए, भजन तो नहीं कहेंगे इनको, मतलब देशभक्ति वाली चीजें जो थी वो, है ना। Oath were taken and a centralized administrative system was put in place and it formulated uniform laws for all citizens within its territory। तो सभी लोगों के लिए कुल मिला के एक समान समान तरीके की चीजें बनाई जाने लगी। When a new when the news of the events in France reached the different cities of Europe, students and other members of educated middle classes began setting up Jacobin clubs। अच्छा, क्या होता है ना, एनसीईआरटी आपको बहुत ज्यादा बड़ी लगती है, होता है ना, ये एनसीईआरटी बहुत ज्यादा बड़ी लगती है, इसके लिए क्या किया है ना, बहुत शानदार तरीके से नोट्स बनाए हैं, राइट। वो हालांकि आप जो ऑफलाइन है उन्हें तो प्रोवाइड हो ही जाएगा, ऑनलाइन वाले बच्चे भी जैसे कर सकते हैं, डाउनलोड कर सकेंगे, डिजिटल ज्ञानशाला के जो एप्लीकेशन से कर सकेंगे। अच्छा, नोट्स जो हैं वो अमेजन पे भी अवेलेबल हो जाएंगे, जो ऑफलाइन मतलब ऐसे फिजिकल कॉपी मंगाना चाहते हैं, और जो बच्चे किंडल पे पढ़ना चाहते हैं कि हाँ सर हमारे पास में तो एनी टाइम एक्सेस होना चाहिए नोट्स का, राइट, तो उनके लिए किंडल पे भी ये नोट्स जो हैं अवेलेबल रहेंगे आफ्टर 7 मार्च, क्योंकि एक बार 7 मार्च को अपने पेपर है 10th वाले बच्चों का, है ना, तो जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हमें डालने होते हैं वो थोड़ा पुट कर लेंगे उसमें, राइट। तो वो चीजें हैं, अभी थोड़ी देर में आपको वो नोट्स की जो बुक है वो भी मैं दिखाऊंगा, बहुत बेहतरीन तरीके से बनाई आप लोगों के लिए, देखेंगे। तो अलग अलग तरीके से जैकोबिन क्लब बनने लग गए। देयर एक्टिविटीज एंड कैंपेन्स प्रिपेयर्ड द वे फॉर द फ्रेंच आर्मीज व्हिच मूव्ड इनटू हॉलैंड, बेल्जियम, स्विट्जरलैंड एंड मच ऑफ इटली इन द 1790s। द फ्रेंच आर्मीज बिगेन टू कैरी द आइडिया ऑफ नेशनलिज्म अब्रॉड, ठीक है। अब फ्रेंच रेवोल्यूशन जो था सर, उसकी गूंज इतनी जबरदस्त थी कि यूरोपियन कंट्रीज जो दूसरी थी वो कहीं ना कहीं चाहने लगी थी सर हमारे यहां से भी मोनार्की जो है क्या की जानी चाहिए, एबोलिश की जानी चाहिए। और हमारे यहां पर फ्रांस में जिस तरीके से कॉन्स्टिट्यूशन चलता है और लोगों को इक्वल राइट्स मिलते हैं, हालांकि वुमेन्स को तब तक भी बहुत ज्यादा राइट्स नहीं मिले थे, बहुत ज्यादा क्या नहीं ही मिले थे, जबकि वुमेन्स का भी पार्टिसिपेशन अच्छा था, तगड़ा पार्टिसिपेशन था फ्रेंच रेवोल्यूशन में, लेकिन फिर भी राइट्स नहीं मिल पाए थे। ये सारी चीजें हमने पढ़ी ही है अभी हाल ही में, एग्जाम दिए ही हैं अभी तो, है ना, ये वाली चीज। अच्छा, तो आसपास के जो लोग थे वो कहीं ना कहीं चाह रहे थे सर, और इसी बीच एक हीरो आता है जिसे हम कहते हैं नेपोलियन बोनापार्ट। इन 1799 नेपोलियन टुक ओवर पॉलिटिकल पावर इन फ्रांस। नेपोलियन पॉलिटिकल पावर में आ जाता है सर। नेपोलियन हैड नो डाउट डिस्ट्रॉयड डेमोक्रेसी, हालांकि नेपोलियन ने निसंदेह डिस्ट्रॉयड डेमोक्रेसी, डेमोक्रेसी को डिस्ट्रॉय कर लिया था सर, क्योंकि नेपोलियन तो डिक्टेटर बना था ना, तो डिक्टेटर तो अपने हिसाब से रूल करता है, किसी किताब को नहीं मानता कि ये नियमों की किताब है, ये कॉन्स्टिट्यूशन है, इसके अकॉर्डिंगली चलेंगे, नहीं नहीं नहीं, उसको जैसा समझ में आएगा, जैसा बेनिफिशियल लगेगा वो उस तरीके से ट्रीट करेगा कंट्री को और वहां के लोगों को, राइट, यही होता है। तो नेपोलियन ने क्या किया सर, डेमोक्रेसी को डिस्ट्रॉय कर लिया इन फ्रांस, बट इन द एडमिनिस्ट्रेटिव फील्ड ही हैड इनकॉर्पोरेटेड रेवोल्यूशनरी प्रिंसिपल। लेकिन उसने बहुत जबरदस्त तरीके के प्रिंसिपल्स लेके आया सर, वो बहुत तगड़े तरीके के कुछ प्रिंसिपल लेके आया, जिससे कि फ्रांस के लोगों को दिक्कत नहीं हुई कि चलो ठीक है तुम अगर डेमोक्रेसी को एबोलिश कर भी रहो तब भी चलेगा, डिक्टेटरशिप स्टेब्लिश कर रहे हो चलेगा, लेकिन अगर कोई आदमी डिक्टेटरशिप स्टेब्लिश कर रहा है तो वो कम से कम वहां के लोगों को इतना कुछ तो प्रोवाइड करे कि वो डेमोक्रेसी की फिर से डिमांड नहीं करे, राइट। तो इनकॉर्पोरेटेड रेवोल्यूशनरी प्रिंसिपल्स, ठीक है। तो ये क्या करता है सर, नेपोलियन बोनापार्ट सिविल कोड ऑफ 1804 करके एक किताब लिखता है, और इसमें क्या था सर, ये एक संहिता थी, एक किताब थी, एक नियमों की किताब थी, जिसमें नेपोलियन बोनापार्ट कहता है अलग अलग तरीके के कुछ नियम हैं, अब बहुत सारे थे लेकिन हम कुछ चीजें पढ़ेंगे। तो यूजुअली सिविल कोड वाज नॉन एज नेपोलियनिक कोड, इसे नेपोलियनिक कोड भी कहते हैं। देखो भाई साहब, तो कोड नेपोलियन, बहुत ही बढ़िया। सिविल कोड ऑफ 1804 याद रहेगा, सिविल कोड ऑफ 1804 नेपोलियन ने कौन सी किताब लिखी थी बेटा, कब अनाउंस कर दिया था डिक्टेटरशिप को फ्रांस में,
अरे 1804 में, 1804 में उसने बोल दिया। अच्छा, बैटल ऑफ वाटरलू कब हुआ? 1815। अच्छा, कौन कौन लड़ा था उसमें? नेपोलियन बोनापार्ट और कंजर्वेटिव रिजाइम्स। ठीक है, यानी कि बहुत सारे जो अलग अलग राजा महाराजा थे वो लोग। तो कंजर्वेटिव रिजाइम और नेपोलियन बोनापार्ट दोनों लड़े थे। ठीक बात है। हाल ही में अब हम देखते हैं कि इसने किया क्या। एबोलिश्ड प्रिविलेजेस बेस्ड बाय बर्थ, यानी कि बाय बर्थ जो स्पेशल प्रिविलेजेस मिलते थे इनको, फ्रांस के लोगों को, जिसमें चर्च और नोबल पीपल जो थे वो लोग आते थे, इनको स्पेशल प्रिविलेजेस थे ना सर। क्या इनको टैक्स देना पड़ता था? क्या इनको टैक्स देना पड़ता था? क्या इनको टैक्स देना पड़ता था? यस, पीजेंट को तो देना पड़ता था सर। लेकिन क्लर्जी और नोबिलिटी कभी भी ये चीजें नहीं करा करते थे, स्पेशल प्रिविलेजेस थे। तो भाई साहब आए और भाई साहब ने कहा कि आज के बाद में सब बंद, टैक्स सबको देना पड़ेगा, आज के बाद सारे के सारे बराबर। पीजेंट को तो इसी में ही मजे आ गए कि ये ठीक रहा यार, होता है ना ऐसे। हाँ, ये इनके साथ ऐसा ही होना चाहिए था यार, है ना, ये वाली चीज। ठीक बात है। अच्छा, ही स्टेब्लिश्ड इक्वलिटी बिफोर द लॉ, कानून के सामने सारे लोग बराबर हैं। अगर एक क्लर्जी आदमी जो है अगर वो चोरी करेगा तो 40 कोड़े उसको पड़ेंगे, पीजेंट करता है तो 40 कोड़े उसको भी पड़ेंगे। ऐसा नहीं है कि पीजेंट को ज्यादा मारा जाएगा, सजा सबके बराबर थी। हाँ बेटा, हाँ। तो इसने नई कानून की किताब बनाई ना बेटा, कानून की नई किताब बनाई इसने, अपने हिसाब से इन चीजों को वो किया, मोल्ड किया। राइट, समझना। तो स्टेब्लिश इक्वलिटी बिफोर लॉ, ठीक है सर। पीजेंट खुश कि कानून के सामने सब बराबर। मेजोरिटी ऑफ जो पीपल थे फ्रांस के, वो किसके फेवर में आ गए? नेपोलियन के फेवर में आ गए। आने ही थे सर। सिचुएशन समझ में आ रही होगी। फ्रांस या फिर यूरोप किस तरीके से अभी काम कर रहा है ये समझ में आ रहा होगा। नेपोलियन फ्रांस में क्या कर रहा है, टेरिटरीज, फ्रांस टेरिटरी में क्या कर रहा है कि इक्वलिटी बिफोर लॉ या फिर फ्यूडल सिस्टम या स्पेशल प्रिविलेजेस जो थे, यानी स्पेशल प्रिविलेजेस समझते हो ना, विशेष अधिकार जो मिले हुए थे लोगों को, उनको खत्म कर रहा है। बाकी यूरोप में चल रहे हैं सर, अभी तक बाकी यूरोप में चल रहे हैं। अच्छा, सिक्योर्ड द राइट टू प्रॉपर्टी, लोगों को कहा कि तुमको तुम्हारी जमीनें भी मिलेगी। पहले क्या था, क्लर्जी लोगों के पास में ही हुआ करती थी, ठीक है, नोबल लोगों के पास में। पीजेंट को बहुत कम जमीनें, या पीजेंट को तो हालांकि काम ही करना पड़ता था 99% लोगों को तो, राइट। तो इनको कहा कि तुमको तुम्हारी जमीनें भी देंगे। एबोलिश द फ्यूडल सिस्टम, फ्यूडल सिस्टम को एबोलिश इसने कर ही दिया था। फ्रीड पीजेंट फ्रॉम सर्फडॉम एंड मेनोरियल ड्यूज, यानी कि सर्फडॉम और मेनोरियल ड्यूज। अब सर्फडॉम यानी क्या होता है सर, इसका मतलब होता है दास प्रथा। क्या है ये? दास प्रथा। दास प्रथा क्या होता है सर? दास का मतलब होता है स्लेव, ठीक है। अच्छा, यहां पर स्लेव उस तरीके से नहीं थे, ये सर्फडॉम किस तरीके से थे, सपोज कि किसी नोबल की या किसी क्लर्जी की कोई जमीन है, चर्च की जमीनें हुआ करती थी बहुत बड़ी बड़ी, नोबल लोगों की जमीनें हुआ करती थी बहुत बड़ी बड़ी जमीनें, उनके ऊपर क्या होता था, पीजेंट काम करते थे। और एक टाइम पीरियड ऐसा आता था जब इन्हें यहीं पर काम करना होता था, क्योंकि इनकी खुद की जमीन तो है नहीं। अच्छा, उस टाइम पे जो 90% जो ऑक्यूपेशन था वो कौन सा था, एग्रीकल्चर, राइट। तो पीजेंट कुछ और काम कर सकेंगे नहीं सर, करना क्या है, खेती करनी है सर, राइट। और खेती के लिए जमीन चाहिए, और जमीन किसके पास है, नोबिलिटी और क्लर्जी के पास में। तो ये लोग इन्हें यहीं पे रखा करते थे, और अपने साथ दास प्रथा कहने का मतलब कि अपनी जमीन पे रहेंगे। इन्हें एक जगह दी जाती थी, जमीन दी जाती थी, एक चूल्हा दिया जाता था कि आपको यहां रहना है और आपको यहीं खाना पीना और सारी चीजें। अब वो आजीवन वहीं रहते थे। ये क्या थी, दास प्रथा। क्यों? क्योंकि जमीनें तो थी नहीं, लेकिन भाई ने क्या कहा, प्रॉपर्टी देंगे तुमको, चिंता वाली बात नहीं है। तो सर ये चीज खत्म हुई या नहीं हुई? हो गई, खुद की जमीन हो गई ना सर अब तो, ठीक बात है। दूसरी चीज, मेनोरियल ड्यूज। होता क्या था सर कि जो क्लर्जी या नोबिलिटी लोग हुआ करते थे, ये थोड़े गुस्से वाले होते थे, है ना। तो ये लोग क्या करते थे कि इन लोगों को पैसे वैसे जब भी चाहिए होते थे तो पैसा तो दे दिया सर, पीजेंट लोगों को पैसा दे दिया कि चलो तुम्हारे बच्चे की शादी है, चलो ये हमारी तरफ से पैसा, लेकिन इस हिसाब से हमको वापस तुम्हें लौटाना पड़ेगा, ये ब्याज लगेगा। बहुत बार क्या होता था कि पैसा चुक भी जाता था, लेकिन उसके बावजूद भी वो कलेक्ट करते रहते थे पैसा, ठीक है। इसने आके बोल दिया कि आज के बाद में जिसका जो हिसाब जहां था वो वहीं स्टॉप, ना तो कोई किसी को पैसा देगा, ना कोई किसी से पैसा लेगा। पीजेंट तो सर खुश, और जिसके ऊपर बहुत सारे पैसे थे उसने तो कहा भगवान बन के आया भाई तू, यही हुआ, ठीक है। तो इस तरीके से चीजें होने लग गई। अच्छा, अब क्या क्वेश्चन कैसे बनता है समझना कि सिविल कोड के प्रोविजंस क्या क्या थे, ये पूछ लिया जाता है। तो भाई याद रखना आपको सिंपल सी चीजें कि एबोलिश्ड
स्पेशल प्रिविलेजेस जो थे उनको एबोलिश कर लिया, इक्वलिटी बिफोर लॉ ले आया सर, ठीक है। सिक्योर द राइट टू प्रॉपर्टी, राइट टू प्रॉपर्टी जो है वो सिक्योर कर लिया, लोगों को राइट दिया जाएगा प्रॉपर्टी का। अच्छा, एबोलिश द फ्यूडल सिस्टम, फ्यूडल सिस्टम को खत्म कर दिया। अच्छा, सर्फडम और मैन्योरियल ड्यूज जो थे इनको भी खत्म कर दिया इसने। भाई साहब क्या आदमी आया है। इन द टाउन्स टू, और जो टाउन थे उनमें भी गिल्ड रिस्ट्रिक्शंस वर रिमूव। जो गिल्ड रिस्ट्रिक्शंस थे, होता क्या था, सपोज कि एक टाउन है, इनमें बहुत सारे लोग क्या करते थे ना, गिल्ड रिस्ट्रिक्शन, गिल्ड किसको कहते हैं, यानी कि एक ग्रुप है, एग्जैक्टली कौन बोला, अरे क्रिश क्या बात है, ठीक है। गिल्ड, गिल्ड यानी होता है एक ग्रुप। अच्छा, यहां ग्रुप ऑफ बिजनेसमैन की बात हो रही है, बहुत सारे बिजनेसमैन मिलके, ठीक है, सपोज कि 4 5 6 बिजनेसमैन मिल गए और इनने क्या करा कि सारे टाउन का जितना या इसके आसपास के टाउन का जितना गेहूं था, मानना की मान लेते, अज्यूम करो एक बार, ठीक है, कि बहुत सारा जो गेहूं था वो सारा इनने स्टॉक कर लिया। अब मार्केट में बहुत कम गेहूं रह गया, इनने 90% जो था वो कवर अपने अंडर में ले लिया, स्टोर कर लिया। अब क्या होगा सर, मार्केट में गेहूं की कमी है तो गेहूं की कीमतें क्या होगी, इंक्रीज होगी सर। अच्छा, जब धीरे धीरे इंक्रीज होगी तो इनने लिया था 20 रुपए किलो में, और अब 30 रुपए किलो, 40 रुपए किलो, 50 रुपए किलो, 60 रुपए किलो, जैसे 60 रुपए पहुंचा, इनने कहा अपने स्टोर खोल दो और सारा का सारा गेहूं बेच दो, प्रॉफिट ही प्रॉफिट। समझ रहे हो बात को। तो इसने कहा कि आज के बाद में अगर गिल्ड रिस्ट्रिक्शन दिख गया, खड़े करके जूते मारूंगा, राइट। तो ये वाली चीज इसने खत्म कर दी। गिल्ड रिस्ट्रिक्शन समझ में आया क्या था, ठीक है। ग्रुप ऑफ बिजनेसमैन जो मैनिपुलेशन करते थे मार्केट के साथ में, है ना, उस चीज को इसने खत्म करवाया। ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन इंप्रूव्ड, इसने सड़कें वड़कें बहुत अच्छी बनाई, ठीक है। और कम्युनिकेशन के जो माध्यम थे, यातायात के जो साधन होते, मतलब सड़कें वड़कें बढ़िया करवा दी, ठीक है। और नदियां वदियां, इनसे जाना वाना, ये सारी जो चीजें थी, इनमें इसने बहुत ज्यादा इंप्रूवमेंट करवाया। यूनिफॉर्म लॉज, सारे जो लॉज थे इसको इसने यूनिफॉर्म करके और 1804 में रखा। स्टैंडर्डाइज्ड वेट एंड मेजर्स। अब होता क्या था ना सर, ये फ्रांस है ना, ये फ्रांस में बहुत सारी और छोटी 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 जगह है ना। अब यहां क्या होता था कि यहां पे सपोज कि मैं अगर यहां पर 50 kg का हूं, माना कि, ठीक है, मैं यहां रहता हूं, मैं 50 kg का हूं, लेकिन जब मैं यहां आ जाऊंगा तो यहां वेट सिस्टम अलग है, तो मैं यहां पे 150 kg का हो जाऊंगा, ठीक है, इन लोगों के वेट सिस्टम के अकॉर्डिंगली। सपोज कि यहां पर मैं अगर यहां रह रहा हूं और मेरी हाइट जो है वो 6 फीट है, तो यहां की अगर कुछ और है तो मैं सिर्फ 3 फीट का ही रह जाऊंगा, ठीक है। समझ रहे हो बात को। ऐसा था, इसने कहा ये क्या तरीका है, ये सिस्टम सेट नहीं होगा, इसको सारा स्टैंडर्डाइज्ड किया जाए, वेट और हाइट वगैरह, ये जो मेजरमेंट है ये तो सभी जगहों पे सेम इक्वल रहना चाहिए ना, तभी तो बात बनती है। इसने कहा कि भाई ये किया जाए, बात आ गई समझ में। और कहा कि कॉमन नेशनल करेंसी बनाओ यार, मतलब यहां पे कुछ अलग चल रहा है, यहां पे कुछ अलग चल रहा है, यहां पे कुछ अलग चल रहा है, इसने कहा ये सिस्टम नहीं चलेगा, इसको चेंज करवा दिया सर। लोगों को आ गए मजे, समझ में आई बात। तो 1804 जो था ये एक बहुत ही तगड़ी चीज थी। तो इनिशियली अब क्या होता है ना सर, जब कुछ बहुत ज्यादा अच्छा अच्छा हो रहा होता है ना, तो कुछ ऐसा होता है कि कुछ हो सकता है अब कुछ गड़बड़ भी हो, ठीक है। तो तुमको क्या लगता है, गड़बड़ होगी या नहीं होगी, होगी सर, नेपोलियन बोनापार्ट नाम है उसका, गड़बड़ तो करके ही मानेगा बहुत तगड़ा आदमी है। तो इनिशियली इन मेनी प्लेसेस द फ्रेंच आर्मीज वर वेलकम्ड एज हार्बिंगर्स ऑफ लिबर्टी, तोहफा देने वाले लोग सर, हार्बिंगर्स। स्टार्टिंग में क्या हुआ, इतनी सारी जब चीजें देखी फ्रांस में, ये यूरोप है, ये फ्रांस है, राइट। इस फ्रांस से जब इसने इतनी सारी चीजें प्रोवाइड करना चालू करी फ्रांस के लोगों को, ठीक है कि भाई चलो इतनी सारी छूट तुमको दी, तो आसपास की कंट्री वाले जो लोग थे उनने कहा यार कि भाई हमारे यहाँ भी आओ, हमारे राजा को भी मारो, हम पे भी सिविल कोड इंपोज करो, हम भी उस रूल उसके अंडर में रूल करेंगे ना। तो ये वाली चीज होने लगी, और इसने कहा कि यार भाई तुमने इनविटेशन दिया, आना पड़ेगा, मारना पड़ेगा तुम्हारे राजा को, लड़ाइयां होती सर। अब क्या हुआ सर, फ्रांस की जो आर्मी थी वो अलग अलग जगहों पे जाने लगी, और फ्रांस की आर्मी का वेरी स्टार्टिंग में एज अ हार्बिंगर ऑफ लिबर्टी, आजादी का तोहफा देने वाले लोगों के एक उन्हें कॉल किया जाता था, और उन्हें 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 बहुत जबरदस्त स्वागत किया जाता था। फ्रांस की आर्मी आ रही है सर, फूल फेंके जा रहे हैं उनके ऊपर, और उधर राजा घबरा रहा है कि अच्छा मेरी ही जनता मेरे दुश्मन पे फूल फेंक रही है कि आओ और हमारे राजा को मारो। समझ रहे हो बात को। इनिशियली, लेकिन कब, इनिशियली, अब आगे क्या होता है देखेंगे। बट द इनिशियल एंथुसियाज्म, लेकिन जो शुरुआत का उत्साह था, soon टर्न टू हॉस्टिलिटी, बहुत जल्द बदल गया सर। लोगों को मालूम पड़ गया यार आदमी ठीक नहीं है। समझ रहे हो बात को। बहुत टाइम तक इतनी सारी चीजें फ्री में दे दी, कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है।
ठीक बात है सर। एज इट बिकेम क्लियर दैट दे डिड नॉट गिव पॉलिटिकल फ्रीडम, कि उन लोगों को पॉलिटिकल फ्रीडम किसी भी तरीके की नहीं है, यानी कि कभी भी कोई भी नियम लाया जा सकता है जो कि कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं, मतलब डेमोक्रेसी में नहीं होता। डेमोक्रेसी में तो सर बकायदा बातचीत की जाएगी पहले, बहुत ज्यादा लड़ाइयां होगी इस पार्लियामेंट में, फिर जाके कोई रूल पास होगा ना कि हाँ पब्लिक के लिए ठीक है या नहीं है। और यहां तो मैं डिक्टेटर सर, आज से टैक्स 100 की जगह 400 रुपए देना पड़ेगा, ये नियम है। भेज दिया पुलिस को, जाओ कलेक्ट करो, जो नहीं देता उसको मारो पीटो और लेके आओ। आगे बात समझ में? लोगों को बहुत जल्दी ये चीज समझ में आ गई। ठीक बात है सर। तो ये उड़ तो रहे थे लेकिन यहां पर बेड़ियां हो गई सर इनके, ठीक है, ठहर गए वहीं के वहीं। आगे देखेंगे क्यों सर ऐसा क्यों हुआ। तो इंक्रीज टैक्सेशन, नेपोलियन बोनापार्ट ने क्या किया, टैक्स को इंक्रीज किया। अच्छा ये इमेज मुझे यूं लगानी थी लेकिन मैं ऐसे लगाने के चक्कर में ये सेट हो गया, पता नहीं। ठीक है, अब इसने क्या किया, लोगों ने उसके अगेंस्ट में बोलना स्टार्ट किया। जब आप टैक्स बढ़ाओगे, आप डिक्टेटर हो, आपने टैक्स बढ़ाया, लोग आपके अगेंस्ट में बोलेंगे तो सही, आप मुंह थोड़ा दबा सकते हो किसी का। इसने मना कर दिया कि सेंसरशिप है भैया, डिक्टेटर के अगेंस्ट में अगर कोई बोल गया चमड़ी उधड़वा दूंगा मैं, नेपोलियन बोनापार्ट नाम है। ठीक है सर, सेंसरशिप इंपोज कर दी सर, बोलने के लिए मना कर दिया गया सर। ठीक बात है। फोर्स कॉन्स्क्रिप्शन, कॉन्स्क्रिप्शन का मतलब होता है भर्ती करना, मतलब क्या कहते हैं उसको अपन, कॉन्स्क्रिप्शन करना, ठीक है, जबरन भर्ती। ठीक है, समझना एक मिनट। फोर्स कॉन्स्क्रिप्शन इनटू द फ्रेंच आर्मीज रिक्वायर्ड टू कॉन्कर द रेस्ट ऑफ यूरोप। अब नेपोलियन बोनापार्ट का थोड़ी देर पहले मैंने बताया था कि मेन मोटिव क्या था, यूरोप को कॉन्कर करना, जीतना। जीतने के लिए क्या चाहिए, आर्मी। आर्मी के लिए चाहिए पैसा, तो पैसा तो आ गया सर, लोग बोलने लगे तो चुप करा दिया सर। ठीक बात है। अब क्या हुआ, अब लोगों की मर्जी ना सर, लेकिन कि वो आर्मी में जाए या नहीं जाए, ये तो अपनी मर्जी है ना कि हम जाए या नहीं जाए। अच्छा हाँ, कॉन्स्क्रिप्शन, ये वर्ड याद नहीं आ रहा था मेरे को, रिक्रूटमेंट, फोर्स रिक्रूटमेंट, जबरन भर्ती, ठीक है, आर्मी में। इसने कहा अगर लोग नहीं आना चाहते तो इसकी आर्मी को आदेश दिया कि जाओ और पकड़ पकड़ के लेके आओ इनको, कि तुमको लड़ना तो पड़ेगा चाहे कुछ भी हो जाए। और जब ये बेचारे युद्ध में जाते तो फिर सामने वाला तो तलवार लेके आ रहा, तो इनको तलवार उठानी पड़ेगी ना सर। या ऐसे कि आटे के नहीं भाई आजा मार ही ले यार, ऐसा तो नहीं होगा। तो इसने क्या किया सर, फोर्स कॉन्स्क्रिप्शन इनटू द फ्रेंच आर्मीज, फ्रेंच आर्मीज में फोर्स कॉन्स्क्रिप्शन या फोर्स रिक्रूटमेंट स्टार्ट करवा दिया, अपनी आर्मी को भेजा और लोगों को पकड़ पकड़ के बुलवा लेता। ठीक है सर, रेस्ट ऑफ यूरोप को कॉन्कर करने के लिए, जीतने के लिए। ये यहां अपना पहला टॉपिक कंप्लीट होता है। यहां तक की चीज समझ में आई, यहां तक किसी को कोई दिक्कत? अब कल की जो क्लास होगी उसमें नेपोलियन बोनापार्ट लड़ेगा सर, और बैटल ऑफ वाटरलू होगा। अब देखिए इसमें कुछ चीजें आएंगी हमारे सामने, ये हम सारी चीजें देखेंगे। ये जो आपके एरिस्टोक्रेट लोग हैं, नोबिलिटी, उनके बारे में, ये पीजेंट लोग जो हैं, ठीक है, और ये न्यू मिडिल क्लास एक इमर्ज होगा, उसके बारे में भी हम पढ़ेंगे। लग रहा है ना न्यू मिडिल क्लास। अच्छा, उसके बाद में ये इक्वल राइट्स वाली ये सारी चीजें, मार्केट उस टाइम पे क्या सोचता था, पॉलिटिकली लोग क्या सोच रहे थे, मार्केट के बारे में लोगों की क्या फीलिंग थी कि भाई नेपोलियन बोनापार्ट क्या करेगा या और गवर्नमेंट क्या कर सकती है, ये चीजें हम देखेंगे। अच्छा, उसके बाद में कुछ चीजें और भी आएगी मार्केट से रिलेटेड। उसके बाद में कंजर्वेटिज्म, उसके बाद में हम देखेंगे कंजर्वेटिज्म, कि कंजर्वेटिज्म क्या था। कंजर्वेटिव लोगों के बारे में अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया कि फ्रांस में जो लोग थे, ठीक है, वो डिक्टेटरशिप चल रही थी वहां पे, लेकिन आसपास की जो कंट्रीज थी या जो लोग ऐसा सोचते थे कि भाई जैसा सिस्टम पहले था, कौन सा, ये वाला सिस्टम, कि जैसा सिस्टम पहले था वैसा ही सिस्टम चलना चाहिए, उन लोगों को क्या कहेंगे हम, कंजर्वेटिव। ठीक है, तो अब पॉलिटिकल फिलोसॉफी, कंजर्वेटिज्म क्या था, अब पॉलिटिकल फिलोसॉफी, जहां पे भी आईएसएम आएगा वहां पर एक ये क्या है, एक विचार है, एक आइडियोलॉजी है। ठीक है, नाजिज्म पढ़ा था ना, आईएसएम लग रहा था लास्ट में, तो नाजिज्म क्या था, एक विचारधारा थी। सोशलिज्म, आईएसएम, सोशलिज्म इन यूरोप पढ़ा था, और रशियन रेवोल्यूशन एंड रशियन रेवोल्यूशन, है ना। तो ये क्या था, आईएसएम लग रहा है, आईएसएम मतलब एक विचारधारा, इज्म। ठीक है, तो ये चीजें पढ़ेंगे हम। स्ट्रेस द इंपॉर्टेंस ऑफ द ऑफ ट्रेडिशन, कि ट्रेडिशन का जो एक वो है सर इंपॉर्टेंस, उसको ये थोड़ा तनावग्रस्त करती है, स्ट्रेस्ड करती है, वो चीज हम देखेंगे। एस्टेब्लिश्ड इंस्टीट्यूशन एंड कस्टम्स, ठीक है, तो ये वाली चीजें हम पढ़ेंगे। और इसके बाद में कंजर्वेटिव रिजाइम, सारे लोग मिलके क्या करेंगे सर, बैटल ऑफ वाटरलू 1815, जिसमें नेपोलियन बोनापार्ट को हराया जाएगा, मारा नहीं जाएगा। नेपोलियन बोनापार्ट मरता है 1821 में। हालांकि ये आपकी इस बुक में भी नहीं है, 9th वाली में भी नहीं है, लेकिन ये
आउट ऑफ सिलेबस पार्ट है। इसे क्या होता है ना, 1815 में जब इसे हराया जाता है, कंजर्वेटिव फोर्स सारे मिलके, सारे राजा लोग मिलके और इस पे हमला करते हैं और जब इसे हरा देते हैं तो सर बहुत बड़ा डिक्टेटर है आखिरकार, तो इसे एक जेल में रखा जाता है। लेकिन इसके मिलने वाले बहुत सारे लोग थे, इसको चाहने वाले कहीं ना कहीं बहुत सारे लोग थे, वो आ जाते हैं और जैसे तैसे करके और इसको वहां से भगा लेते हैं। तो कंजर्वेटिव फोर्स जो थी वो सारे, कंजर्वेटिव रिजाइम जो थी वो सारे घबरा जाते हैं कि भाई साहब बाहर निकल गया, वापस से कुछ माहौल करेगा, पकड़ो इसे। वापस से पकड़ा जाता है और एक सेंट हेलेना करके एक टापू है सर, एक आइलैंड है। अच्छा, अफ्रीका तो जानते हो ना, इस तरीके से अफ्रीका बना हुआ है, इस जगह पे सेंट हेलेना टापू है। यहां से यूरोप से उसे लाया जाता है और यहाँ पे भेजा जाता है कि अब आना तो कभी साइड में, और यहाँ पे छोड़ के आया जाता है। और यहाँ पर इसी जगह पे 1821 में नेपोलियन बोनापार्ट जो है वो मर जाता है। ठीक है, उसके बाद ट्रीटी ऑफ वियना होती है। ये सारी चीजें हम कल देखेंगे, कल की क्लास में। चलिए ठीक है, मिलते हैं। हाँ देखो, इसमें दो तरीके की चीज है। इसमें क्या था, मेन क्या था कि जब लोगों को पता लग गया कि यार पॉलिटिकल फ्रीडम नहीं है, कभी भी किसी भी तरीके का लॉ आ सकता है, तो इसके बाद पीजेंट उनको फॉलो नहीं करने वाले, पीजेंट उसको सपोर्ट नहीं करने वाले, तो पीजेंट उनके अगेंस्ट में हो चुके थे। यस, ठीक है, ये वाली चीज।